questions regarding multiplication and combination, whatever the given over there, those questions were the combinations, or we can say that the based on the concept of combination. Okay, NCR, NPR, whatever the concept we have seen, on the basis of that only those questions were dependent. Okay, so simply at the end of the previous lecture, I just gave you one homework that is nothing but the count the number of squares in a chessboard. Okay, count the number of squares in chessboard. Okay, तो फिर आया है कि नहीं आंसर? सो ऑप्शंस वर 9c2 होल स्क्वायर, summation n is equals to 1 to n square, summation n is equals to 1 to n and factorial, and last option was ठीक है, ये चेस बोर्ड हमारा। अभी देख लो, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो क्या हो रहा है ना, अच्छे से देखेंगे तो फिर काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगल्स काउंट कर लिए थे, तो फिर अभी रेक्टेंगल्स में क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो भी प्रॉपर रेक्टेंगल्स है ना, वो तो स्क्वायर्स में काउंट नहीं होंगे। रेक्टेंगल्स को तो हम स्क्वायर नहीं कह सकते, तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रॉपर से स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है। फिर अगर हम अच्छे से देखेंगे तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे जो भी ये 1 1 1 वाले हैं ना, 1 by 1 वाले, ऐसे कितने स्क्वायर्स बनेंगे? 8 और 8 by 8 मतलब 64 स्क्वायर्स बनेंगे। करेक्ट है, 8 by 8 मतलब 64 स्क्वायर्स बनेंगे। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर अगर हमें 2 by 2 वाला स्क्वायर फॉर्म करना है, मतलब इसी के प्लेस पे हमें अगर 2 by 2 मतलब 2 by 2 का ऐसा स्क्वायर अगर हमें फॉर्म करना है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? देखो, ये एक हो गया, फिर इसके बाद में ये दूसरा, इसके बाद में ये तीसरा, 4th 5th 6th 7। इसके सिवा और कुछ स्क्वायर फॉर्म हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन में? नहीं, 7 ही होंगे। वैसे ही अभी देखो यहाँ पर ये दूसरा, ये दूसरा, तीसरा, 6th 7 तो फॉर्म हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर ये टोटल 7 by 7 के ऐसे स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो फिर जैसे कि यहाँ पर 8 by 8 स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे थे, वैसे 2 by 2 के लिए मतलब अगर हम 1 by 1 के स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर जो भी आएगा वो 8 by 8। 2 by 2 के फॉर्म करेंगे तो फिर हमारा आंसर कितना आएगा? 7 by 7। करेक्ट है। अगर हम 3 by 3 का फॉर्म करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लो 3 by 3 के लिए देखिए 3 by 3 के लिए ऐसा कुछ तो हो जाएगा। करेक्ट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला 3 by 3 2, इसके बाद में 3 4 5 6 खत्म। इसके आगे तो नहीं बढ़ सकते हम लोग, वैसे कि 6 नीचे भी फॉर्म हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब देख लो क्या है, ये 3 by 3 के लिए 6 by 6 मतलब 36 फॉर्म होंगे। 4 by 4 करेंगे तो फिर कितना? 5 by 5। 3 by 3 करेंगे, सॉरी 5 by 5 करेंगे, 5 by 5 करेंगे तो फिर यहाँ पर 4 by 4। वैसे ही 6 by 6 करेंगे तो फिर यहाँ पर 3 by 3, 7 by 7 तो फिर 2 by 2, और लास्टली 8 by 8 का एक ही तो फॉर्म होगा ना स्क्वायर, तो फिर 1 by 1 मतलब 1। अभी देखो हमें क्या करना है, इन सबकी एडिशन करनी है, तब जाके हमें क्या मिलने वाला है? स्क्वायर मिलने वाला है। करेक्ट है। कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है वो हमें तब जाके मिलेंगे। तो फिर अभी तब जाके हमें ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अच्छे से देख लो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हमारी जो भी n की वैल्यू है वो कहां से लेकर कहां तक वेरी कर रही है? n की वैल्यू
1 से लेके 8 तक वैरी कर रही है और ये किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर प्रेजेंट है। करेक्ट है, 1 into 1 2 into 2 3 into 3 मतलब ये इसका ही तो स्क्वायर प्रेजेंट है ना। तो फिर यहाँ पर देख लो दैट इज नथिंग बट योर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में तो वैसे ही कुछ तो नहीं बना है, n की वैल्यू 1 से लेके n तक वैरी करेंगे, 1 से लेके n तक मतलब कहाँ तक 8 तक वैरी कर रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर n, दैट इज नथिंग बट 8। तो फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने रहेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n एंड अंदर क्या रहेगा n स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस। बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 बी एन इंटीजर take n distinct of points, n distinct points on a circle and join each pair of points by a each pair of points by a line segment color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and rest by red. If number of red and blue line segments, if number of red and blue line segment are equal, then the value of n is, then the value of n is इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, वो भी टैग क्वेश्चन क्या है, एकदम बड़ा टैग। जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। अब देख लो अच्छे से समझ लेंगे सिर्फ क्वेश्चन, फिर बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ तो फिर देख लो क्वेश्चन क्या है, लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बी एन इंटीजर टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो फिर क्या है, हमारे पास एक सर्कल प्रेजेंट है और ये सर्कल पे दो से ज्यादा कितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। हम किसको भी 4-5 कंसीडर कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हमारे पास है। तो फिर इसके बाद में देखो ऑन ए सर्कल एंड जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट। तो फिर क्या होगा कि हर एक जो भी पॉइंट्स है ना वो लाइन सेगमेंट से जॉइन किए जाएंगे। तो देख लो ऐसे कुछ अभी इसमें क्या है, कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू। तो फिर ये जो भी हमने निकाले हैं ना यहाँ पे ब्लैक से, एडजेसेंट पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया है, करेक्ट है। एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले ये कौन से हो गए हमारे, ब्लू लाइंस, ठीक है। ये कौन से लाइंस हमारे, ब्लू, ठीक है। और इसके बाद में एंड रेस्ट बाय रेड, एंड रेस्ट बाय रेड मतलब अभी देखो रेस्ट पॉइंट्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इससे हम ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, इससे ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से, अरे कहा ये तो हो गया, सॉरी
यहाँ से ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे वे में हम अलग अलग पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर अभी देखो इफ नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, हमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ रेड और ब्लू लाइन सेगमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल, तो फिर हम n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो फिर अभी सबसे पहले समझ लो कि हमें क्या समझना है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ये जो भी हमारे ब्लू लाइन सेगमेंट्स है ना, ये वाले, तो फिर जितने पॉइंट्स रहेंगे उतने ही तो एडजेसेंट लाइन फॉर्म होंगे। करेक्ट है? जैसे कि स्क्वायर में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4, तो फिर स्क्वायर में साइड्स कितने होते हैं? 4। पेंटागन में कितने होते हैं? 5 वर्टिसेस, तो फिर 5 हमारे लाइंस। तो फिर जितने पॉइंट्स उतने नंबर ऑफ लाइंस। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ब्लू जो भी नंबर ऑफ लाइंस रहेंगे, अगर हम n पॉइंट्स कर मार्क कर रहे हैं, तो फिर वो टोटल ब्लू लाइंस कितने रहेंगे? n लाइंस। करेक्ट? व्हाट अबाउट द रेड? अभी जो भी हमारे रेड लाइंस रहेंगे वो कितने फॉर्म हो सकते हैं? देखो हमें क्या है कि ये जो भी 5 पॉइंट्स है या फिर जो भी n पॉइंट्स है, n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स यूज करके लाइंस बनाने हैं। तो फिर कितने हो जाएंगे? nc2। n पॉइंट्स में से अगर हम 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर nc2 नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ होंगे। तो लेकिन उसमें क्या है कि ये वाले भी कैलकुलेट हो जाएंगे ना, जो भी एडजेसेंट लाइंस हम निकाल रहे हैं वो वाले 2 पॉइंट्स भी तो कंसीडर हो सकते हैं, वो वाले लाइंस भी तो उसमें एडेड है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वो वाले लाइंस भी सब्ट्रैक्ट कर देने पड़ेंगे। अभी हमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ ब्लू और रेड लाइंस ये एग्जैक्टली जो भी है वो इक्वल है, इनके नंबर जो भी है ना वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो फिर अभी दोनों के नंबर्स अगर इक्वल रहेंगे तब जाके हमारे n की वैल्यू कितनी रहेगी? तो फिर देख लो ये क्या है, n nc2 n, n इधर आके प्लस n, फिर 2n हो गया, और nc2 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल और n 2 फैक्टोरियल इधर आके मल्टीप्लाई, फिर 2 फैक्टोरियल इनटू 2 4n इनटू n 2 फैक्टोरियल। अभी मुझे बताओ ये n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n इनटू n 1 इनटू n 2 फैक्टोरियल, n 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n कैंसिल, 1 इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। मतलब गलती से हमारा सेम एग्जैक्टली करेक्ट आ गया। देखो ब्लू लाइंस कितने 1 2 3 4 5 और रेड लाइंस कितने 1 2 3 4 5। समझ गए? तो फिर ब्लू लाइंस और रेड लाइंस एग्जैक्टली सेम मैच करेंगे कि कब? जब n जो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हम मार्क करने वाले हैं वो रहेंगे 5। ठीक है? ये आया था एडवांस में 2014। ठीक है? क्वेश्चन से बड़े बड़े है, बाकी हो जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना है, बात खत्म। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना इसी टॉपिक में का बंडल मेथड या फिर कीपिंग थिंग्स टुगेदर। ये कंसेप्ट दिया बंडल मेथड, इसी का मीनिंग क्या है? कीपिंग थिंग्स टुगेदर। तो फिर यहाँ पर देखो बंडल मेथड का क्वेश्चन से ही समझ लेंगे, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट समझ लो कि क्या है ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जिनको हमें साथ में ही रखना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन इन द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन ओवर हियर। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनमें की ये कंडीशन रहने वाली है, जिसमें क्या बोलेंगे कि ये जो भी चीजें ये आपको साथ में ही रखनी है, इनका बंडल बना के आपको रखना है। तो फिर वो टाइम में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर उनका आंसर हम कैसे निकालने वाले हैं? ठीक है, तो फिर वहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसका कंसेप्ट क्या है और फिर उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि a library has 3 maths, 2 physics, 5 chemistry books. Library has 5 maths, 3 physics, sorry उल्टा हो गया, 3 2 5, 3 maths, 2 physics और 5 chemistry books। उसके बाद ही
which are to be arranged in a shelf, which are to be arranged in a shelf. In how many ways these can be arranged? In how many ways these can be arranged such that all books of same subjects, such that all books of same subject are together. Considering दो कंडीशन है, दो कंडीशंस के लिए फाइंड आउट करना है. फर्स्ट कंडीशन, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. सेम सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. और इसके बाद में बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट. अभी समझ लो फिर से, वैसे ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन समझ जाएगा फटाफट. सबसे पहली बात, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? ए लाइब्रेरी हैज 3 मैथ्स, 2 फिजिक्स और 5 केमिस्ट्री के बुक्स है लाइब्रेरी में. फिर हम क्या करते हैं, 3 मैथ्स उनको नहीं मिलते मैथ्स 3 मैथ्स के हैं, 2 फिजिक्स के हैं और 2 3 4 5 केमिस्ट्री के बुक्स. फिर इसके बाद में बुक्स विच आर टू बी अरेंज्ड इन ए शेल्फ. ये जो भी बुक्स है ना हमारे पास, इनको हमें शेल्फ में अरेंज करना है सच दैट ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर. अभी क्या है ना यहाँ पर कि हमें वो ऐसे अरेंज करने हैं कि जो भी मैथ्स के बुक्स है ना वो साथ में रहने चाहिए, फिजिक्स के बुक साथ में, केमिस्ट्री के साथ में, ठीक है. उनमें चेंज नहीं आना चाहिए, उनको इधर उधर नहीं करना है, उनको साथ साथ करना है. तो फिर इसका मतलब क्या, वी हैव टू मेक द बंडल. ये जो भी है ना मैथ्स के बुक्स का, फिजिक्स के बुक्स का और केमिस्ट्री के बुक्स का हमें बंडल बनाना पड़ेगा, ठीक है. अभी कंसीडरिंग बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. इसका मतलब क्या, जो भी सेम सब्जेक्ट्स के बुक्स है ना तो फिर वो आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल इन द सेंस, मान लेते हैं जो भी हमारे मैथ्स के बुक्स है वो तीनों के तीनों आर.डी. शर्मा वॉल्यूम 1 है, तीनों के तीनों सेम दिखेंगे, ठीक है. उसके बाद में जो भी फिजिक्स के बुक्स है वो सारे के सारे एच.सी. वर्मा के बुक्स है, ठीक है. तीनों के तीनों दोनों के दोनों फिजिक्स के बुक्स ये एच.सी. वर्मा के ही है. काइनेटिक्स हो सकता है या फिर कोई भी एक सेक्शन ले लो, ठीक है. तो फिर उसके बाद में केमिस्ट्री के बुक्स, केमिस्ट्री के सारे मॉडर्न एमएससी वॉल्यूम 1 है, ठीक है. केमिस्ट्री के वॉल्यूम 1 में तो फिर इसका मतलब पांचों के पांचों बुक्स एकदम आइडेंटिकल होंगे, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सही है. तो फिर हमें क्या करना है ना, इनको हमें अरेंज करना है, इधर से उधर करके देखना है कि कितने पॉसिबिलिटीज है. तो फिर सबसे पहले वाली पॉसिबिलिटी देख लो. अभी क्या है आपके पास, एम, फिर उसके बाद में पी और उसके बाद में ये केमिस्ट्री 1 2 3 4 5, इनको अरेंज करना है. फिर हमारे पास कितने वेज है देख लो, 3 पोजीशन 1 2 3, 3 पोजीशन को 3 पोजीशन पे 3 अलग अलग हमारे बंडल्स को हमें रीअरेंज करना है. तो फिर कितने वेज, 3 फैक्टोरियल, बात खत्म. 3 फैक्टोरियल आंसर. समझ गए? 3 फैक्टोरियल वेज में तो हम इधर उधर कर सकते हैं ना, और कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री को उधर नहीं भेज सकते फिजिक्स के सेक्शन में, या फिर मैथ्स को फिजिक्स के सेक्शन में नहीं भेज सकते, उनको साथ में ही रखना है. तो फिर इतने ही से भेज. उसके बाद में क्या हो सकता है, सेकंड. अभी सेकंड वाला समझो क्या है, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. तो फिर डिस्टिंक्ट है इसका मतलब क्या, मैथ्स की जो भी बुक्स है, एक आर.डी. शर्मा का वॉल्यूम 1 है, आर.डी. शर्मा का वॉल्यूम 2 है, उसके बाद में एमटीजी, 3 अलग अलग बुक्स हो गए. तो फिर हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है इनको साथ में ही रखना है, यहाँ दो वाली कंडीशन सेम है, लेकिन इन तीनों को हम M1 M2 M3 ऐसे 3 अलग अलग बुक्स कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ पर फिजिक्स के जो भी है, एक वाला एच.सी. वर्मा है और दूसरा वाला आपका एनसीईआरटी प्रेजेंट है, तो फिर P1 P2. उसके बाद में यहाँ पर केमिस्ट्री का आपका जो भी मॉडर्न एमएससी है वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है,
दो अलग अलग बुक्स हो गए। एनसीईआरटी है, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है। एनसीईआरटी के 2 हो गए, 4 हो गए और एक स्टेट बोर्ड का बुक है। तो फिर ऐसे 5 बुक्स आपके पास, तो फिर C1 C2 C3 C4 C5 करेक्ट, ऐसे 5 बुक्स आपके पास प्रेजेंट है। डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना, इसलिए हमने सारे बुक्स जो भी है वो डिस्टिंक्ट ले लिए, अलग अलग। तो फिर अभी क्या है हमारे पास, ये तीनों बंडल्स को रीअरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल बेस तो है ही, इनको हम इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब 3 फैक्टोरियल बेस है, लेकिन उसके साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है मुझे बताओ। ये जो भी 3 बुक्स है, इन तीनों को भी हम इधर से उधर कर सकते हैं ना, ये 3 बुक्स को भी उसके अंदर हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो फिर अभी 3 पोजीशंस और 3 बुक्स को रीअरेंज करना, मतलब कितने बेस, 3 फैक्टोरियल बेस। वैसे ही यहाँ पर 2 बुक्स 2 पोजीशंस 2 फैक्टोरियल बेस, और वैसे ही यहाँ पर 5 बुक्स 5 पोजीशंस, तो फिर 5 फैक्टोरियल बेस। फिर टोटल बेस कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। So whatever the answer you will get over here, that will be your final answer regarding with the books of same subjects are distinct are placed into that shelf. ठीक है, यहाँ पर हमने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल बुक्स है ना, आप किसको भी किधर भी कर लो आपको दिखने में तो सेम ही दिखेगा, समझ रहे हो। अगर वो सेम ही कंडीशन आपको दिख रही है तो फिर वो उसको रीअरेंज करके मतलब क्या है ना, तो फिर ऐसे ही सिर्फ हम बंडल्स को रीअरेंज कर लेंगे, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, फाइन। देख अभी जो भी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, सच दैट ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर था ना, यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या बनाया है, ऑल या फिर सच दैट मैथमेटिक्स बुक्स या फिर मैथ्स बुक्स ऑफ मैथ्स बुक्स आर टुगेदर, सच दैट such that books of mathematics are together considering, फिर यहाँ पर सिर्फ मैथ्स के बुक्स हमें साथ में रखने हैं। तो फिर अभी देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बारे में कंडीशन दी है ना, तो फिर इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं है, वो मिक्सअप भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर देख लो क्या है, सिंपल पहले वाली कंडीशन के लिए हमारे पास सिर्फ मैथ्स बुक्स को हमें साथ में रखना है, बाकी दोनों जो भी है फिजिक्स पांचों में, ठीक है, ये कहीं पर भी मिक्सअप हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा अच्छे से समझो। अभी हमें पहले कंडीशन में क्या दिया है कि सारे के सारे बुक्स कैसे हैं, आइडेंटिकल, इसीलिए हमने वहां पर कुछ भी चेंज नहीं लिया, सारे के सारे सेम बुक्स। लेकिन अभी बात में जैसे कि वहां पर हमारे पास 3 अलग अलग बंडल्स है, तो फिर हमने तीनों को रीअरेंज करके 3 फैक्टोरियल बेस में रीअरेंज कर दिया था। लेकिन अभी यहां पर देखो कितने पोजीशन है, ये 1 बंडल 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग पॉइंट्स है ना, यहाँ पर 8 अलग अलग बेस है। फिर 8 जो भी हमारे पास है, तो फिर इनको कितने बेस में हम रीअरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल बेस में हम रीअरेंज कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अभी हो क्या रहा है वो समझ लो, ये जो भी 8 अलग अलग पोजीशन से या फिर 8 अलग अलग बुक्स से, इनको हम रीअरेंज तो 8 फैक्टोरियल बेस में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन है ना, सेम बुक्स प्रेजेंट है। सेम बुक्स मतलब कौन से, पीपी है, दोनों भी फिजिक्स के सेम ही बुक्स है, तो फिर इसको उधर रखा क्या, उसको इधर रखा क्या, हमें तो सेम ही नजर आएगा ना। तो फिर ये 2 बार रिपीटेड है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और वैसे ही केमिस्ट्री के कितने 5 बुक्स है, तो फिर 5 बुक्स को कैसे रीअरेंज कर लो, हमें दिखने के लिए तो सेम ही दिखेंगे ना, इसलिए 5 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो फिर हमारा आंसर क्या मिलेगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। व्हाट इट, समझ रहे हो, क्लियर है, एकदम सिंपल, कुछ भी अलग नहीं। ठीक, नेक्स्ट अभी फिर से वही कंडीशन है, आपके जो भी मैथ्स के बुक्स है वो सिर्फ साथ में है, बाकी सब अलग अलग है, लेकिन सारे के सारे जो भी बुक्स है वो कैसे डिस्टिंक्ट है। अभी समझ लो एकदम सिंपल वे में क्या है, फिर से आपके पास 8 पोजीशन है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल बेस, इनको 8 फैक्टोरियल बेस में हम रीअरेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ में अभी मुझे बताओ, यहाँ पर जो ये M1 M2 M3 तीनों बुक्स है, इन तीनों को भी तो हम उसके अंदर रीअरेंज कर सकते हैं ना, तो फिर रीअरेंज कर पाएंगे, इसका मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल। ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर है। फर्स्ट वाले कंसेप्ट में आपके जो भी बुक्स थे वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल थे, इसलिए रिपीटेशन हो रहा था, वो जो भी रिपीटेशन था
वो हमने डिवाइड कर दिया फैक्टोरियल। अभी यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं है, कोई भी आइडेंटिकल बुक नहीं है, इसीलिए हमने सिंपल क्या कर लिया, डायरेक्टली आंसर निकाल। ठीक है, फाइन। अभी इसी के रिगार्डिंग और एक क्वेश्चन है, तो फिर वो क्वेश्चन से आई थिंक आपको ये बंडल वाले कंसेप्ट की आइडिया एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगी। सिर्फ वो क्वेश्चन अच्छे से लिख लो और उसका मीनिंग क्या है तो समझ लो, बस। लिख लो क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड इमेजिनेशन, इन हाउ मेनी वेज the letters of word imagination be arranged such that first condition is both A's are together, second condition both A's, both N's and all three I's, both A's, both N's and all three I's are together। इसके बाद में थर्ड है ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, ठीक है, और लास्ट में ऑल वोवेल्स आर टुगेदर एंड ऑल कंसोनेंट्स आर टुगेदर। ठीक है, अभी देखो अच्छे से समझो। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड इमेजिनेशन बी अरेंज्ड सच दैट, सबसे पहली कंडीशन क्या है, बोथ एज आर टुगेदर, मतलब जो भी ए प्रेजेंट है ना उनका हमें बंडल बनाना है। तो फिर देख लो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले वाले के लिए आंसर के लिए ए साथ में रखने, तो फिर ए को साथ में रखने के बाद में हमारे पास क्या क्या बच रहा है, आई एम जी आई एन, ए छोड़ दो टी आई ओ एन, करेक्ट। तो फिर देख लो अभी यहाँ पर कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट है। उनको हम रिपीट काउंट नहीं करेंगे, जो भी बंडल में कंसीडर करें ना वो बंडल को हम एक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो बंडल ही कहीं कहीं पर अलग अलग पोजीशन पे जा सकता है। फिर ये टोटल 10 नंबर्स है, तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल बेस। लेकिन अभी 10 नंबर्स में क्या है, आई 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल, और वैसे ही n 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल, तो फिर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, फर्स्ट वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब ए हमारे टुगेदर रखे हैं तब। उसके बाद में सेकंड वाली पोजीशन, सेकंड वाले में क्या है, बोथ एज बोथ एंड्स एंड ऑल थ्री आईज आर टुगेदर। फिर बोथ एज मतलब क्या, ए, बोथ एंड्स मतलब क्या, एन, और बोथ आईज मतलब क्या, सही, तीनों के तीनों आए, मतलब 1 2 3 आई। उसके बाद में देखो ये सब कुछ हो जाने के बाद में क्या बच रहा है, एम जी टी ओ, कितने बच रहे हैं पक्का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत बढ़िया। अभी देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 है, फिर 7 मतलब कितने वेज, 7 फैक्टोरियल। उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ रिपीटेशन है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी रिपीटेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, 7 फैक्टोरियल वेज में हम रीअरेंज कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड क्या है, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। ऑल वोवेल्स कौन से यहाँ पर, ए है, आई है, ओ है, ठीक है, डाल दो। ए कितने हैं, 2, आई कितने हैं, 1 2 3, और ओ कितना है, कितने, 2 3 5 6, 5 अल्फाबेट्स कौन से बचे, एम जी एन
टी, MGNNT, MGNNT कितना बचा 1 2 3 4 5 और 6 11, करेक्ट है। अभी देख लो कितने हो गए टोटल, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पोजीशंस है और 6 अलग अलग हमारे पास बंडल्स, तो फिर 6 फैक्टोरियल बेस। अभी 6 फैक्टोरियल बेस में यहाँ पर रिपीटेशन है, 2 n रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 6 फैक्टोरियल को किससे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी देखो यहाँ पर ये जो भी एक बंडल है ना, इसमें भी तो हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस और 6 अल्फाबेट्स, तो फिर हमारे पास 6 फैक्टोरियल बेस। और उसमें भी रिपीटेशन कौन है, a 2 बार रिपीट हो रहा है और i 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। ये जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला फोर्थ वाला कंसेप्ट, ऑल वोवेल्स और ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो फिर ये इनटू ये, मतलब ये एक ब्रैकेट में क्या क्या a a ट्रिपल i o और बाकी क्या क्या है MGNNT ये, ठीक है। अभी देख लो दो अलग अलग है, तो फिर इसका मतलब 2 फैक्टोरियल बेस, करेक्ट करेक्ट, इनटू यहाँ पर ये फर्स्ट वाले इसमें 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, सही है, इनटू अभी यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, तो फिर 5 फैक्टोरियल बेस और 5 फैक्टोरियल बेस में n डबल है, तो फिर 2 फैक्टोरियल बेस। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द फोर्थ। समझ गए, सिर्फ हमें क्या करना है ना, बंडल अच्छे से फॉर्म करने हैं। बंडल्स अगर हमने फॉर्म कर लिए तो फिर वो बंडल्स में हमें देखना है अच्छे से कि एग्जैक्टली कुछ रिपीटेशन हो रहा है। अगर रिपीटेशन हो रहा होगा तो फिर हमारा रिपीटेशन वाला कांसेप्ट हम डायरेक्टली वो रिपीटेशन जितने टाइम्स हो रहा है उतने टाइम के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, बात है, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग अवर बंडल मेथड और ग्रुपिंग मेथड, ओके। अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम गैप मेथड के बारे में देख लेंगे, जो गैप्स है ना वो कैसे रखते हैं, ठीक है। सो डू द प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट सी द नेक्स्ट मेथड, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।